नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से प्रेरणा लेते हुए राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि राज्य की समृद्धि और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा को ध्यान में रखते हुए एक बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। तो वही बता दें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार यानी कि CAG की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में 5,310 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार की सुशासन और वित्तीय अनुशासन की नीतियों की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक नियोजन की भावना से कार्य कर रही है और जिसमें कि उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह उपलब्धि उत्तराखंड को उन गिने चुने राज्यों की श्रेणी में लाती है जिन्होंने इस अवधि में राजस्व अधिशेष की दर्ज किया था। अब खबर डोईवाला से है, जहां के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आयोजित की गई। आपको बता दें कि आगामी 27 सितंबर को छात्र संघ के चुनाव संपन्न होंगे और जिसमें कि इस बार चुनाव में NSUI के साथ साथ ABP के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बता दें कि चुनावी माहौल में काफी गर्माहट है। तो कुछ पदों के लिए जो है वो कुल मतदान होगा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि शामिल है। बताते चले कि महाविद्यालय प्रशासन ने इस बार सह सचिव और कोषाध्यक्ष के पदों के लिए छात्राओं से आरक्षित किए गए हैं और जिसमें कि महिला प्रतिनिधित्व को भी प्रोत्साहन मिलेगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DP भट्ट ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जाएगी और जिसमें नामांकन की प्रक्रिया के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और साथ ही साथ चुनाव प्रचार को भी गति मिलेगी। 20 सितंबर को शाम के 5 बजे जारी कर दी गई है और आज जो है, आज 22 तारीख है। 22 तारीख को आज से जो है बिक्री, नामांकन पत्रों की बिक्री है, ये 11 बजे से शुरू होकर के 3 बजे तक चलेगी। कल 23 तारीख को नामांकन होगा और 24 तारीख को नामांकन की वापसी, जो बच्चे वापस लेना चाहते हैं वो 11 से 12 बजे के बीच में वापस ले सकेंगे। उसके बाद 24 तारीख को 12:30 बजे से 3 बजे के बीच में नामांकन प्रपत्रों की जाँच होगी और फिर 24 तारीख को ही वैध सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 27 तारीख को मतदान होगा। 8 बजे से 1 बजे तक मतदान होगा। 2 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जैसे ही काउंटिंग पूरी होगी उसके बाद चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी और तत्काल बाद जो है शपथ पदों के चुनाव ये अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सह सचिव है, कोषाध्यक्ष है और छात्र संघ विश्वविद्यालय पद। इस बार कुछ सीटें रिजर्व रखी गई। हाँ, 2 पदों पर जो विश्वविद्यालय ने छात्राओं के लिए रिजर्व की है, तो उसमें एक कोषाध्यक्ष है और एक सह सचिव है। ये चक्रानुक्रम में अगले साल इस तरह से दूसरे पद। अब खबर रुड़की से है, जहां पेरान कलियर क्षेत्र में बेटपुर चौराहे पर सभी वर्ग के लोगों ने करण महरा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने करण महरा मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतले का दहन किया गया। तो वहीं बताते चले कि एडवोकेट विनोद कुमार ने इस पर कहा कि करण महरा ने IG गढ़वाल को, जो कि दलित समाज से संबंध रखते हैं, उन पर अनुचित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इस टिप्पणी से पूरे समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने मिलकर इस तरह की अपमानजनक बातों का कड़ा विरोध जताया। तो वहीं विनोद कुमार ने कहा कि सभी समुदाय ऐसे नेताओं के खिलाफ एकजुट हैं जो कि समाज में विभाजन पैदा करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक करण महरा माफी नहीं मांगते तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे प्रदेश में जितने भी दलित अधिकारी थे उन सबको एक अहम जिम्मेदारी दी हुई है और इन जिम्मेदारियों से जो कांग्रेस पार्टी जो दलितों के हित की बात करती है या अपने आप को दावा करती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, उनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द है। जितने भी कांग्रेस के नेता हैं
और खासकर मैं करण मेहरा जी के बारे में कहना चाहूँ। करण मेहरा ने जो ये अनाप शनाप जो बयान दिए हैं एक हमारे दलित पुलिस अधिकारी के खिलाफ, ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और आज उसी के ही उपलक्ष्य में आज हमने करण मेहरा का पुतला दहन किया है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर दलित और मुस्लिमों के सबके लिए, जो पिछड़े गरीब जो लोग हैं, उनके सबके लिए सरकार काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी केवल इस बात का दम भरती है कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनका वास्तविक चेहरा सामने आया है कि किस तरीके से उनके दिल के अंदर घृणा भरी हुई है और किस तरीके से उनका कार्य है। और हम लोग जो है पूरे समाज, सब समाज इकट्ठा होकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है, ऐसे नेताओं का विरोध करती है। और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जय भीम। जनता के लिए क्या भाई, हम लोग, जिसको बुरा लगेगा, जो दलित अधिकारी के खिलाफ कोई बोलेगा, तो हम लोग सब एकजुट होकर के सब काम करेंगे। आप देख रहे हैं कितने पूरे जिले भर में, पूरे प्रदेश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एकजुटता के साथ हम इसका परिचय देंगे और शांति व्यवस्था बना के रखेंगे, कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे। लेकिन जो जिस आदमी ने इस तरह की बयानबाजी की है उसे माफी मांगने की। अब खबर रानीखेत से है, जहां प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की रानीखेत शाखा के लिए पदाधिकारियों का निर्विरोध चयन संपन्न हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएमओ अल्मोड़ा NC तिवारी के साथ साथ राजकीय चिकित्सालय रानीखेत के CMS डॉक्टर RK वर्मा उपस्थित रहे, जहां अन्य चिकित्सकों ने दोनों अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और मालाओं से स्मृति चिन्ह देकर किया। तो वहीं बैठक के द्वारा हाट, चौखुटिया और भिकिया सेंट के साथ साथ पिलखोली और तानीखेत के साथ साथ डिंगा से आए चिकित्सकों ने भाग लिया। आपको बता दें कि चुनाव पूर्णतः निर्विरोध संपन्न हुआ है और जिसमें डॉक्टर बिपिन चंद्रा को अध्यक्ष और दीपक शर्मा को सचिव चुना गया। नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है और इस अवसर पर संघ के चीफ एडवाइजर डॉक्टर दीप प्रकाश पार्की ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। बताते चले कि यह आयोजन चिकित्सा समुदाय में एकता और नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में जनता दर्शन में कुल 144 शिकायतें दर्ज हुई और जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बताते चले कि विधवा महिला से ऋण माफी मामले में केनरा बैंक का प्रबंधक को तलब किया गया है और जहां पर बुजुर्ग महिला की बहू के द्वारा की गई प्रताड़ना का भरण पोषण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया। तो इसके अलावा अवैध कब्जे, MDDA के मानक के विरुद्ध निर्माण, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता, राशन वितरण, पेयजल नेटवर्क और पेड़ काटने के साथ साथ सीवर की सफाई जैसी समस्याओं पर अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जहां अधिकारी ने सभी विभागों को शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर जनहित की याचिका पर सुनवाई हुई और जिसमें कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को इस विषय पर प्रचार और प्रसार करने और साथ ही साथ अखबारों में प्रकाशित करने के निर्देश दिए ताकि निजी स्कूल अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत कर सके। तो वहीं आपको बता दें कि अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि को निर्धारित किया गया है और इससे पहले कोर्ट ने उत्तराखंड के सभी स्कूल एसोसिएशन को पार्टी बनाने और राज्य सरकार को जवाब को दाखिल करने का आदेश दिया था। देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने याचिका दायर कर बताया कि कुछ निजी स्कूल ट्यूशन, एडमिशन और यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ कई प्रकार के अतिरिक्त शुल्क भी वसूल करते हैं, जबकि सरकार ने 2017 में स्कूल फीस के मानक तय किए थे और इसके तहत एक बार एडमिशन शुल्क लेने के पुनः बाद जो है प्रवेश शुल्क या फिर कोई भी काशन मनी वसूली नहीं जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद अब आपको बता दें कि मामले में कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और जिसमें अब इस याचिका पर 31 तारीख को सुनवाई होनी है। में जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें कैपिटेशन फीस कई रूप में चार्ज की जा रही है। कई में रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस और कई बार रिपीटेड एडमिशन फीस है और सिक्योरिटी फीस और कई नामों से ये है। उसके लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने पिटीशन लगाई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने पिछली डेट पे सभी स्कूल्स की जो एसोसिएशंस हैं उनको पार्टी बनाने का ऑर्डर किया था
तो आज वो एसोसिएशन ऑनरेबल कोर्ट के सामने आई हैं और आज कोर्ट ने हमें ये भी डायरेक्शन दिया है कि हम एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कर दें, जिससे कि अगर कोई भी ऐसे इंटरेस्टेड स्कूल्स हैं उनको ये खबर हो कि ये PIL ऐसी ये चल रही है, तो अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो रख लें। अदरवाइज ऑनरेबल कोर्ट जो है आगे इसमें सुनवाई करेगी। कोर्ट को हमने 2017 और 2024 के 2 ऑर्डर जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही निकाले हैं वो भी हमने दिखाए थे। उसमें कैपिटेशन फीस स्ट्रिक्ट रूप से मना किया गया है, डायरेक्टर एजुकेशन ने ये निकाले हैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर देहरादून को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि एक जो बस फीस है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो वो भी नहीं ली जा रही है। तो कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ऑर्डर किया है कि 31 अक्टूबर जो अगली डेट है तब तक ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल की केंद्रीय विश्वविद्यालय के BZR परिसर के वनस्पति विज्ञान में कार्यरत डॉक्टर विक्रम सिंह नेगी ने वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैलिफोर्निया के द्वारा वर्ष 2025 की विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया और यह सूची वैज्ञानिक शोध, प्रकाशनों और वैश्विक प्रभाव के आधार पर तैयार की जाती है। तो वहीं बताते चले कि डॉक्टर नेगी मूल रूप से उत्तराखंड के चमोली जिले के निवासी हैं और उन्होंने अपनी PhD की पढ़ाई HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की और उनके नाम अब तक 174 जो है वैज्ञानिक प्रकाशन दर्ज किए गए हैं, जो कि अनुसंधान और क्षेत्र की सक्रियता के साथ साथ योगदान को भी दर्शाते हैं। इस उपलब्धि से न केवल गढ़वाल विश्वविद्यालय परिवार बल्कि पूरे उत्तराखंड में गर्व और उत्साह का वातावरण है। हाँ, मुझे विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में रखा गया है और ये जो डेटा है वो आंकलन करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की एल्सेवियर के साथ, और जो स्कोपस बेस्ड डेटा है उसके बेस पे ये आंकड़े बनाए जाते हैं। इसमें जितने वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जितने शोधार्थी काम कर रहे हैं विभिन्न देशों में, सबका आंकड़ा गूगल के माध्यम से एनालाइज किया जाता है और कंपाइल किया जाता है उसके बेस पे कि उसने कितना शोध कार्य किया है और कितना उसने पब्लिकेशन किया है, कितना रिसर्च एक्टिविटी किया है, कितना कोलैबोरेशन किया है, उसके बेस पे ये आंकड़े बनाए जाते हैं और फिर दुनिया के 2% लोगों का एक डेटा शेयर किया जाता है। उस लिस्ट में मेरा नाम है। पौड़ी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जोड़ने से पहले मैंने GB पंत राष्ट्रीय शोध संस्थान है, ये अल्मोड़ा में इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कार्य किया है। वहाँ पे मैंने लगभग 20 सालों तक कार्य किया है। मैंने 2004 में ज्वाइन किया था GB पंत संस्थान को और 2024 तक मैंने कार्य किया। मेरा कार्य ज़्यादातर शोध पे रहा है, जिसमें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है और रेस्टोरेशन इकोलॉजी आ जाता है। इसके अलावा मैंने मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन और कंजर्वेशन पे भी काम किया है। सर, किस तरह का अनुभव रहा है जब आपको इस तरह सम्मानित किया गया? हाँ, अनुभव तो हमेशा अच्छा होता है। जब किसी चीज़ के लिए आपको आपके कार्य के लिए रिकॉग्निशन मिलता है, वो हमेशा फील गुड होता है, अच्छा लगता है। लोग जब आपकी थोड़ा सा आपको बधाई देते हैं तो अच्छा लगता है कि आपका जो काम है, आपकी जो 20 सालों की मेहनत है, आपने कार्य किया है और उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस के नेता और विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्र की सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि GST को वन नेशन वन टैक्स बताकर लागू किया गया था, लेकिन आज छोटे और मध्यम कारोबारी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। टैक्स स्लैब की जटिलता और बढ़ते बोझ के कारण व्यापारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो वहीं सुमित ने आरोप लगाया है कि सरकार ने GST सुधार को सही ढंग से लागू नहीं किया है और जिससे कारोबारियों को भारी नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने H1B वीजा नीति को भी इस पर भी चिंता व्यक्त की है और जिसमें कि अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल के लिए वीजा नियम को सख्त होता जा रहा है, जो कि भविष्य के युवाओं के लिए देश के अंतर्राष्ट्रीय साख पर असर डाल रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नहीं, ये माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा उनसे ये प्रश्न है, जिस सरकार में GST लग्जरी गाड़ियों पर तो 5% कर दिया गया है, लेकिन किताबों पर और कागज़ पर 18% है, यानी किताबें महंगी हो गई, लग्जरी गाड़ी सस्ती हो गई, तो क्या ये GST जायज़ है? मेरे ख्याल से ये जो GST लागू हुआ है और इसका जो ये कह रहे हैं इन्होंने इसमें सुधार लाए हैं, ये सुधार पहले दिन से क्यों नहीं? और
दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो जितने छोटे व्यवसाय जो सफ़र कर रहे हैं, आज की तारीख में छोटा व्यवसायी सबसे ज़्यादा इस सरकार में, इस अर्थव्यवस्था में प्रताड़ित है, उसके लिए आप क्या नीति रीति लाए? तो इसलिए उत्सव तो आप 100 मना लीजिए। उत्सव तो अगर मैं स्थानीय बात करूं तो इन्होंने लड्डू बांट दिए थे, ISBT बन रहा है, ISBT बन रहा है, तो वो तो आज तक बना नहीं। तो इसलिए खूब उत्सव मनाइए। आम जनता, जनमानस क्या बोलेगी, थोड़ा समय की बात है, देर है, पता लग जाएगा। नहीं, अब ये बताइए ना, H1B वीज़ा जो है, मैं आपके श्रोताओं को बता दूं, उनको मिलता है जो बिज़नेस करने के लिए वहाँ पे जाते हैं या फिर किसी फर्म में काम करने के लिए जाते हैं, उनको ये बिज़नेस वीज़ा H1B वीज़ा मिलता है। तो आप खुद ही लगा लीजिए कि अगर कोई चीज़ जिसके दाम दुगने कर दिए गए हैं, यानी कि टैरिफ तो ऑलरेडी बढ़ा दिए थे उन्होंने, तो क्या दोस्ती है? दोस्ती थोड़ी ना है। अब तो ऐसा कभी कभी लगता है कि अधीन है भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप के। पहले ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि तो भारतीय सेना ने जो जज्बा भारतीय नौसेना और वायुसेना ने दिखाया था, उसको रोकने का काम भी डोनाल्ड ट्रंप ने करा, वरना हम तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर ही देते इस बारी। तो इतने अधीन हम क्यों हैं उनके, इतने अधीन हम डोनाल्ड ट्रंप के क्यों हैं कि हम कोई भी बात साफ अपनी नहीं कह पा रहे हैं और हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब एक फ़्लाइट थी, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क से थी या कहाँ से थी, मैं श्योर नहीं हूँ, 3 घंटे वो टारमैक पे रुकी रही, उसे उड़ने नहीं दिया, क्योंकि H1B वीज़ा के नए संशोधन ट्रंप साहब ने घोषित करे थे। 3 घंटे तक वो बेचारी फ़्लाइट इंडिया के लिए जो उड़नी थी वो नहीं उड़ी, 3 घंटे पश्चात वो फ़्लाइट उड़ी। और ये बहुत ही दुखदाई एक अध्याय है कि अमेरिका की जो नीति रीति है उसके अधीन भारतवासी और भारत। अब खबर विकासनगर से है, जहां पर बाजार में हर साल की तरह इस बार भी भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि विकासनगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की देखरेख में आयोजित इस रामलीला को सीता स्वयंवर प्रसंग का सफलतापूर्वक मंचन हुआ और जहां पर रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक जमा हुए और भगवान श्री राम के जन्म से लेकर जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को देखकर अभिभूत हुए। बताते चले कि इस आयोजन का विशेष आकर्षण शाम को आयोजित होने वाली राम बारात से हुआ और जिसे दर्शक बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे थे। तो वहीं बता दें कि राम की भूमिका में विगत 16 वर्षों के अभिनय कर रहे विष्णु दुबे इस बार भी राम के स्वरूप में मंच पर दिखाई देंगे और इसके अलावा रामलीला से जुड़े सभी वरिष्ठ कलाकार अपनी पारंपरिक भूमिकाओं में मंचन कर रहे हैं। बताते चले कि लोगों ने रामलीला को देखकर खासा उत्साह जो है वो खास तौर पर देखने को मिला और हर दिन रामलीला मैदान पर भी भारी भीड़ लगातार उमड़ती हुई नजर आ रही है। अब खबर जसपुर से है, जहां पर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के द्वारा बीजेपी के नेता व पूर्व विधायक के बीच राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि विधायक आदेश चौहान ने एक प्रेस वार्ता पर कर पूर्व विधायक को खुले मंच पर बहस की चुनौती स्वीकारते हुए कहा कि वह उनके हर आरोप का जवाब देने के लिए तैयार है। स्टेडियम शिलान्यास को लेकर विवाद पूरे तरीके से गर्मा गया है, जहां विधायक ने कहा कि जब शिलान्यास कांग्रेस सरकार में हुआ तो बाद में उसी सरकार को गिनाना या फिर गिराना पूर्व विधायक की मंशा पर सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि पूर्व विधायक नहीं चाहते थे कि जशपुर का सही विकास हो। रोडवेज पर स्टे के मामले पर भी दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, जहां विधायक ने साफ किया है कि जिन व्यक्तियों को स्टे है उसे वह जानते नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति उनके परिचित हैं तो पूर्व विधायक उसका पता बताएं और जिससे कि निवेदन कर सरकारी जमीन रोडवेज को सौंपी जा सके। पहली बात तो मैं उनका जो चैलेंज है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। स्थान उनका हुआ जसपुर, जहाँ भी वो चाहें, बड़े भाई हैं, मुझसे पहले विधायक रहे हैं, उनके सवालों के जवाब मैं उनके सामने दूंगा। जो जो आरोप आपके द्वारा मुझ पर लगे मैं उनका जवाब देने के लिए आज मैं आया और मैंने वो देने का प्रयास किया। उनका सबसे पहला जो प्रश्न मुझ पर लगा कि उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जब वो विधायक थे स्टेडियम का शिलान्यास कराया गया, रोडवेज का शिलान्यास कराया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप विधायक थे, सरकार कांग्रेस की थी, जब इतने बढ़िया काम हमारी कांग्रेस सरकार कर रही थी तो आपने उस सरकार को गिराया क्यों? इसका मतलब क्या है कि आपकी मर्जी के काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे जसपुर का विकास हो। अगर कोई व्यक्ति, देखिए मैं कहता हूं, मैंने ये भी कहा है कि सत्ता का कोई मंत्री, कोई विधायक अगर अच्छा काम करेगा मैं उसकी भी तारीफ करूँगा। और आप आज कह रहे हैं
दूसरे दल में जाने के बाद कि ये दोनों काम स्वीकृत मैंने कराए। अगर दोनों काम स्वीकृत आपने कराए थे तो फिर ये सरकार गिराई क्यों? इसमें क्या लालच था आपका सरकार गिराने में? क्या चीज़ आपको नहीं मिली? इसका जवाब तो देना पड़ेगा जनता को कि भाई दो काम तुमने कराए और उसके बाद सरकार गिरा दी। तीसरा उन्होंने कहा कि स्टेज में स्टे उनके चहेते का, मेरे चहेते का बता दिया। जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, जिसको मैं पहचानता नहीं, कभी मैं मिला नहीं, कभी भीड़ भाड़ में कहीं मिला हो तो मैं जानता नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं मिला नहीं हूँ ना, मुझे ये पता कि उसने स्टे क्यों लिया है। अगर वो मुझे उसका एड्रेस दें तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे किसी मिलने वाले की ज़मीन है तो मैं उससे निवेदन करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई प्रयास करना पड़े, तो मैं जाके कहूँगा कि भाई ज़मीन रोड बेच को दे, अगर सरकारी ज़मीन है तो। ये कल जो मामला मानवला में हुआ था उसके बारे में रात को 1 बजे मृतक के पिता श्री हीराराम जी ने रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। और आज अनुसंधान के दौरान मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। एफएसएल टीम जो बाड़मेर से आई थी उन्होंने शव का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा घटनास्थल और घटनास्थल से आगे जो रास्ता है उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया है। एफएसएल रिपोर्ट भी शीघ्र मिल जाएगी और पोस्टमार्टम हो चुका है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग से दी जाना बताया है। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये मर्डर है या नेचुरल मतलब दुर्घटना है? अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान के बाद ही बता पाना संभव होगा। अभी ये अनुसंधान प्रक्रिया में है और हर एंगल से पुलिस सारे तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए जांच कर रही है। क्योंकि उनके जो मृतक के परिजन हैं वो नाम खोजने पे इन लोगों ने ये काम किया है, तो आपको क्या लग रहा है वो सही है या ऐसे ही? मृतक के परिजनों ने जो एफआईआर दी है उसमें जो नामजद किए हैं उन्होंने, वो उनके पीछे क्या मोटिव है और वो उनकी क्या भूमिका है इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। उनको भी हमने डिटेन किया था और हम उनसे भी पूछताछ लगातार। अब खबर कालाडूंगी से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा नैनीताल में शिविर का आयोजन किया, जिस शिविर में मुख्य अतिथि सुरेश भट्ट राज्य मंत्री ने भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों से निक्षय मित्र बनने की अपील की है। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अभियान की जानकारी देते हुए लोगों से इसका लाभ लेने को कहा। तो वहीं शिविर में लगभग 450 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो वहीं आपको बताते चले कि स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत 67 एक्सरे और 32 बलगम सैंपल के साथ साथ 18 आंखों की जांच की गई, जो कि निःशुल्क चश्मों का वितरण भी इस शिविर के माध्यम से किया गया। ये समाज कर क्या रहा है? आओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें नशा करने का क्या है। अब खबर रामनगर से है, जहां औषधि विभाग की टीम को बड़ी कार्रवाई उनकी ओर से की गई है। आपको बता दें कि रामनगर में एक मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की गई और दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया गया। यह कार्रवाई अपर आयुक्त खाद्य संरक्षण और औषधि के प्रशासन के आदेशानुसार की गई है, जिसमें जिला औषधि निरीक्षक अर्चना ने बताया कि नैनीताल जिले के विभिन्न इलाकों में विभिन्न जो विभाग हैं उनके द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में सोमवार को भी रामनगर में एक मेडिकल स्टोर की जांच की गई थी और जहां कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच में पाया गया कि उस दुकान पर ना तो कोई नाम या बोर्ड था और ना ही दुकान संचालक के पास दवा बेचने का कोई लाइसेंस था। साथ ही आपको बता दें कि यहां भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं बिना अनुमति के जमा की गई थी और सुरक्षा मानकों के तहत जरूरी सीसीटीवी कैमरा और रेफ्रिजरेटर भी नहीं लगाया गया था। तो बता दें कि जो कि जीवन रक्षक दवाओं के लिए जो है सुरक्षित भंडार के लिए अनिवार्य है। और जिला औषधि अधिकारी अर्चना गहतोड़ी ने यह भी बताया कि यह मेडिकल स्टोर पिछले 1 वर्ष से बिना किसी लाइसेंस के संचालित रहा था। जनहित और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए औषधि विभाग ने तुरंत ही दुकान को सील करवाया। मेरा नाम अर्चना है, औषधि निरीक्षक नैनीताल। और आज अपर आयुक्त महोदय खाद्य संरक्षण औषधि प्रशासन के से प्राप्त आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा रामनगर में औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई। और इसमें हमारे द्वारा इस प्रतिष्ठान में पाया गया कि इसमें कोई भी ऊपर बोर्ड नहीं लगा हुआ है
तो निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इसने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया था और ये प्रचुर मात्रा में एलोपैथिक मेडिसिन का यहाँ पर भंडारण पाया गया। सीसीटीवी कैमरा भी प्रतिष्ठान में नहीं पाया गया और ना ही रेफ्रिजरेटर पाया गया। तो जनहित और जन स्वास्थ्य को हित में का हित देखते हुए हमने इस प्रतिष्ठान को फिलहाल बंद करा दिया है और आगे की कार्रवाई विभाग द्वारा तय की जाएगी और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अंतर्गत की जाएगी। यह जो फर्म का स्वामी यहाँ पर है तो ये बता रहा था कि पिछले 1 साल से ये दुकान यहाँ। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।